Hi everyone. So in this video we will discuss All India Inter-NIT Coding Competition 2022, that is Codeathon question number 4, that is gift of a lifetime. Also before moving on, make sure you like the video and subscribe to the channel for more such amazing videos. So as always, let's start by understanding the question, gift of a lifetime. For the preparation of Teddy Day, many couples look for handmade teddies to give to their loved ones. Ayush runs a gift shop and he received the orders from N couples. क्या बोला गया है कि टेडी डे पे कपल्स एक दूसरे को टेडीज गिफ्ट करते हैं, तो आयुष जो है उसका एक गिफ्ट शॉप है, तो उसको N कपल्स से ऑर्डर मिला है। आयुष को N कपल्स से ऑर्डर मिला है, ठीक है। अब आगे, now the ith couple calls at some start of I to place their order, and if Ayush can't complete their order up to end of I time, then the couple cancels the order. इस नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि ये जो एन कपल है उन सब कपल्स के रिलेटेड दो पैरामीटर दिए गए हैं। अगर हम इन जनरल बात करें तो आइथ कपल स्टार्ट ऑफ आई टाइम पे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एंड ऑफ आई टाइम तक उनका ऑर्डर उन्हें मिल जाए। अगर एंड ऑफ आई टाइम तक अगर उनका ऑर्डर नहीं मिलता तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। Ayush can deliver the order in practically zero time, but he can only deliver a single order during any integral hour. क्या बोला गया है कि आयुष को ऑर्डर करने में जो टाइम लग रहा है वो ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब नेग्लिजिबल है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर इंटीजर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही डिलीवर कर सकता है और एक इंटीजर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ही ऑर्डर कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6 ये सब टाइमिंग है, तो वो एग्जैक्टली फोर्थ इंटीजर टाइम पे वो एग्जैक्टली एक ऑर्डर डिलीवर कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं, ठीक है, एटमोस्ट एक, और इंटीग्रल आवर्स पे ही वो वो डिलीवर कर सकता है। इसका मतलब अगर मान लो स्टार्ट ऑफ आई 2 है और एंड ऑफ आई 5 है, तो 2, 3, 4 या 5 इन चार में से एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आयुष को उनका ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा, ठीक है। Now Ayush wonders what is the maximum number of orders he can deliver. तो अब क्योंकि सबका एक स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम है और एक इंटीग्रल पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक ही ऑर्डर आयुष डिलीवर कर सकता है, तो हमें पूछा गया है कि ये एन कपल्स के अगर हमें स्टार्ट और एंड टाइम दिए जाए तो मैक्सिमम कितने कपल्स को आयुष ऑर्डर डिलीवर कर पाएगा। ऑल्सो फॉर सम ऑर्डर आई, इफ स्टार्ट ऑफ आई इज सेम एज एंड ऑफ आई, he can also deliver that order if he delivers the teddy at start of ith hour. क्या बोला गया है कि अगर किसी कपल का मान लो स्टार्ट ऑफ आई और एंड ऑफ आई सेम है, तो आयुष फिर भी उनको ऑर्डर डिलीवर कर सकता है अगर वो एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके डिलीवर कर दे, एग्जैक्टली इस इंटीग्रल आवर पे, ठीक है। ऑल्सो ही कैन डिलीवर दी ऑर्डर्स इन एनी ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ऑर्डर्स डिलीवर्ड। तो ये जो एन कपल्स हमें इनपुट में दिए गए, नेसेसरी नहीं है कि उसी तरह से ऑर्डर हम डिलीवर करें, किसी भी तरह से हम डिलीवर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज दी ऑर्डर्स। इनपुट किस तरह से है? इनपुट में है सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस में है एन, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और फिर नेक्स्ट एन लाइन्स में दो इंटीजर है, दैट इज स्टार्ट ऑफ आई और एंड ऑफ आई, जो कि स्टार्ट और एंड टाइम आइथ कपल का डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इनपुट में है। आउटपुट में हमें क्या दिखाना है कि मैक्सिमम आयुष कितने ऑर्डर्स डिलीवर कर पाएगा। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रेंट्स भी लिख दिए हैं। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो एक तो चीज़ ये हो सकती है कि हम हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मूव करें और काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करें, लेकिन हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मूव करना भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टाइम की जो रेंज है वो 0 से लेकर 10⁻⁹ तक की है। तो अगर सिर्फ हम उस पर ही फॉर लूप लगाएंगे तो भी टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा, तो वो नहीं कर सकते। तो हमें ये जो सेगमेंट है स्टार्ट ऑफ आई से लेकर एंड ऑफ आई तक, उनमें कुछ सोचना पड़ेगा। तो यूजुअली अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इनके सेगमेंट को शॉर्टेड ऑर्डर में ड्रॉ करके, कुछ एग्जांपल्स को ड्रॉ करके विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मेरे पास कुछ कपल्स के ऑर्डर है और ये उनके स्टार्ट ऑफ आई और एंड ऑफ आई की मार्किंग है, ठीक है, ये नंबर लाइन है। तो ये स्टार्ट है, ये एंड है, और मैं शॉर्टेड ऑर्डर में ड्रॉ कर रहा हूँ। हालांकि इनपुट में शॉर्टेड ऑर्डर नहीं है, बट इससे कुछ मे बी हमें विजुअलाइज हो जाए। तो एक ये है मान लो, फिर एक ये है, फिर एक ये है, ठीक है, एंड सो ऑन, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। इस तरह से अगर हम ऑब्जर्व करें तो अगर मैं जितने भी ऑर्डर्स है उनको अगर मैं इस तरह से शॉर्ट कर दूं, ठीक है,
तो एक चीज़ मुझे क्या समझ में आ रही है कि जो सबसे पहला ऑर्डर होगा उस शॉर्टेड ऑर्डर में, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट नेक्स्ट वाले ऑर्डर के स्टार्टिंग पॉइंट से कम है, तो उस स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम उस ऑर्डर को डिलीवर कर देंगे तो वो बाकी किसी को हार्म नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो पहला ऑर्डर है उसको मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिलीवर कर दूँ, तो ये पॉइंट बाकी किसी में तो कॉमन है नहीं, इसका मतलब ये और किसी को हार्म नहीं करेगा, तो हम सिंपली आंसर प्लस प्लस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सिमिलर है वहाँ पे एक दूसरे को हार्म हो सकता है। तो वहाँ पे क्या कंसेप्ट होगा कि अगर दो का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो जो पहले एंड होता है उसको हम पहले डिलीवर करेंगे, क्योंकि उसके पास कम नंबर ऑफ ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल, अगर एक है मेरा ऑर्डर जिसका स्टार्टिंग 1 है एंडिंग टाइम 2 है, दूसरा है जिसका स्टार्टिंग टाइम 2 है एंडिंग टाइम 4 है, और एक ऑर्डर है जिसका स्टार्टिंग टाइम 2 है और एंडिंग टाइम भी 2 है, तो जो पहला ऑर्डर है, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला ऑर्डर ये रहा, दूसरा ऑर्डर 2 से लेके 4 तक, हालांकि ये शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है बट अभी कंसेप्ट समझाने के लिए, और तीसरा ऑर्डर हमें एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिलीवर करना पड़ेगा। तो जो ऑर्डर ऐसा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बाकी सभी ऑर्डर्स के स्टार्टिंग पॉइंट से कम है, तो वो और किसी को हार्म नहीं करेगा। सो उसको हम सबसे पहले आंसर प्लस प्लस करके निकाल देंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर है वो मैं t=1 पे डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। अब सेकेंड और तो ये डिलीवर हो गया। अब इन दोनों में आप देखो, मैंने क्या बोला था कि जब स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो तो जो पहले एंड हो रहा है उसको हम पहले डिलीवर करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास कम ऑप्शंस है। सो फॉर एग्जांपल, अगर ये 1 हो गया, ठीक है, एक को डिलीवर कर दिया, अब इनमें स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो अगर मैं इसको पहले डिलीवर करता हूँ, ठीक है, तो मान लो मैं सोचता हूँ कि 2 से लेके 4 तक की पॉसिबिलिटी है, तो स्टार्टिंग से मूव करते हैं और कौन सा ऐसा इंटीग्रल आवर है जो अभी तक विजिट नहीं हुआ या जिस पॉइंट पे डिलीवरी नहीं हुई है, तो सेकेंड आवर पे डिलीवरी नहीं हुई है, तो ये ऑर्डर भी मैं डिलीवर कर देता हूँ एक t=2। तो टोटल कितने ऑर्डर डिलीवर हो गए? 2। लेकिन ये ऑर्डर है उसके पास एक ही ऑप्शन था कि हम उस t=2 पे डिलीवर कर दें, तो इसको अगर हम t=2 पे डिलीवर करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम सक्सेसफुली 2 ही ऑर्डर कर पाएंगे। लेकिन अगर हम, क्योंकि इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन ये पहले खत्म होता है, तो इसके पास कम पॉसिबिलिटी है। जो बाद में खत्म होता है उसके बाद इतनी सारी पॉसिबिलिटी है, जो पहले खत्म होता है उसके पास इतनी ही पॉसिबिलिटीज है डिलीवर करने की, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। और इन केस अगर ये जो है जिसका डिलीवरी टाइम बाद में है, ये वाला, ठीक है, अगर हमने इसको प्रेफरेंस दिया और फिर भी ये डिलीवर नहीं हो पाया, इस तरह के कंस्ट्रेंट्स है, तो अगर हम इसको प्रेफरेंस देंगे तो ये तो डेफिनेटली डिलीवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है, ठीक है, अगर जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है वो डिलीवर नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ जिनके पास कम ऑप्शंस है, अगर हम उनको पहले डिलीवर करते हैं, तो जिनके पास ज़्यादा ऑप्शंस है अगर उनको हम पहले डिलीवरी करेंगे तो जिनके पास कम ऑप्शंस है वो तो डेफिनेटली डिलीवर नहीं होगा। कीपिंग द पॉइंट इन माइंड कि हम जो टाइम डिलीवर का चेक कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से चेक कर रहे हैं, मतलब कि 2 से लेके 4 तक है, तो मैं देखूंगा कि 2, 3 और 4 में अभी कौन से आवर पे डिलीवरी नहीं हुई है। 1 पे तो हो गई है, 2 पे नहीं हुई है तो 2 पे कर दो। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो जो पहले एंड होता है उसको प्रेफरेंस देंगे, तो इसको हम t=2 पे डिलीवर कर देंगे। अब ये जो है इसको तो हम t=3 पे भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई t=2 पे तो डिलीवर हो गया है, हाँ हो गया है, तो t=3 पे नहीं, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसको हम t=3 पे डिलीवर करेंगे और टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बाकी किसी से मैच नहीं करता वो तो हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट मैच कर रहे हैं तो जो पहले एंड हो रहा है उसको हम डिलीवर करेंगे। अब आप बोलोगे कि ये तो फिर सिंपल हो गया, इनको शॉर्ट कर दो और फिर डिलीवरी करते जाओ, चेक करते जाओ कि एक पर्टिकुलर आवर पे हुआ है कि नहीं। तो इसमें ऐसा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज होता जाएगा। कैसे? मान लो एक है 1 2 3, एक है 1 2 3 4, एक है 2 3, तो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, लेकिन ये पहले एंड होता है तो इसको प्रेफरेंस मिलेगा, तो हम t=1 पे इसको डिलीवर कर देंगे, ठीक है।
अब अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले है तो इसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। तो 1 पे तो डिलीवरी हो गई है तो इसको t इक्वल टू 2 पे हम डिलीवरी कर देते हैं। मान लो ये सिर्फ 2 के लिए ही है, सिर्फ 2 आवर पे ही डिलीवर हो सकता है थर्ड ऑर्डर। तो क्या अब हम इसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको अगर हम 3 पे कर देते हैं डिलीवर तो ये हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 पे डिलीवर कर दिया है तो अब इसको निकाल देना चाहिए। तो अब इनको अगर हम मैच करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है लेकिन ये पहले एंड होता है तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये t इक्वल टू 2 पे डिलीवर करेंगे और ये t इक्वल टू 3 पे डिलीवर करेंगे। तो अगर मैं सम अप करने की ट्राई करूँ तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले है, ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट सबसे कम से ज़्यादा की तरफ मूव करते जाना है। और अगर उनकी जो रेंज है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम देखेंगे कि क्या उनकी जो रेंज बची हुई है उसमें से सबसे पहला ऐसा पॉइंट जो कि अभी तक यूज़ नहीं हुआ है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक वेरिएबल रख सकते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड। मान लो मैंने t इक्वल टू 2 पे डिलीवरी कर दी तो मैं क्या कर दूंगा, मिनिमम रिक्वायर्ड इक्वल टू 3, ठीक है, क्योंकि 2 तक तो हो गया है क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले है उनको डिलीवर करेंगे। अगर मल्टीपल ऑर्डर्स है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो जो सबसे पहले एंड होता है, जिसके पास सबसे कम टाइम है, उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम ऑर्डर्स को डिलीवर करते हैं वैसे वैसे ये रेंजेस भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि ये 1 2 3 4 था लेकिन यहाँ पे 1 पे ऑर्डर हो गया तो अब इसका रेंज 2 से 4 ही हो जाएगा। अब 1 को रखने का कोई मीनिंग नहीं है तो वो भी हम चेंज करते रहेंगे। और एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेरिएबल ले लेंगे, हालांकि इंप्लीमेंटेशन में हम देखेंगे और डिटेल में, लेकिन एक मिनिमम रिक्वायर्ड वेरिएबल ले लेंगे जो कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिलीवर करेंगे। तो उस मान लो t टाइम पे डिलीवर किया तो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर विल बी t+1, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब कब ऑर्डर नहीं हो पाएगा, मान लो 1 2 3 4 या तो फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसको मैंने सबसे पहले डिलीवर कर दिया t इक्वल टू 1 पे, ठीक है, तो इन सब का भी 1 मिट जाएगा। फिर इसको 2 पे डिलीवर कर दूंगा तो इनका भी 2 मिट जाएगा। इनको 3 पे डिलीवर कर दूंगा तो अब मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम 4 हो गया। लेकिन इसकी जो रेंज बची है वो सिर्फ एक ही है लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम 4 हो गया, ठीक है। तो अब ये डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और जब भी डिलीवर करना पॉसिबल होगा तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे, वरना सिंपली उसको हमने जिस भी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर किया होगा उसमें से उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये जब तक हमारा डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक करेंगे और इससे हमें जो मैक्सिमम पॉसिबल डिलीवरी होगी वो मिल जाएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत डाउट बचा है, अभी इंप्लीमेंटेशन देखते वो भी क्लियर हो जाएगा। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 2 मेन प्रायोरिटी क्यू लेंगे। सबसे पहले तो जो Q1 होगा उसमें हम सारे के सारे जो रेंजेस है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के उसमें हम डाल देंगे, जिससे कि उसमें हमें जो टॉप एलिमेंट होगा वो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा होगा वो हमें मिल जाएगा। फिर एक मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम लेंगे, ठीक है, जिससे कि हम वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होगा उसको जितने ऑर्डर्स क्रॉस कर चुके होंगे, मतलब कि जिनका स्टार्टिंग टाइम उनसे कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्डर का स्टार्टिंग टाइम ये है और मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम ये है, ठीक है, और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ऑब्वियसली इसको पहले चांस मिलना चाहिए। तो Q2 में हम वो सारे ऑर्डर्स की रेंजेस रखेंगे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो लेस देन इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम हो, ठीक है, ओके। और फिर हम क्या करेंगे कि Q2 में हम सिर्फ एंडिंग जो है, एंडिंग टाइम वही स्टोर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 5 ऑर्डर ऐसे जिनका जो स्टार्टिंग टाइम है वो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम से कम है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑर्डर डिलीवर कर दिया है एक t इक्वल टू 4 पे, ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ रेंजेस बची है 1 2 3 4 5 6 7। एक ये ऑर्डर है, दूसरा है 4 5 6 7 या तो फिर 4 5 6 और तीसरा है 5, ठीक है, ये सिर्फ 5 पे स्टोर करना है। तो अब या तो फिर ये 3 4 5 है और ये 4 5 है। तो अब यहाँ पे आप देखो t इक्वल टू 4 पे मैंने एक ऑर्डर डिलीवर किया है तो अब मैं t इक्वल टू 5 पे ही ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि
यहाँ पे 1 2 3 4 ऑलरेडी यूज़ हो चुके होंगे, तो अब इनका कोई सेंस नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में इनको कंपेयर नहीं करेंगे। तो अब इसकी नई रेंज क्या हो जाएगी 5 6 7, इसकी नई रेंज क्या हो जाएगी 5 6, और इसकी नई रेंज क्या हो जाएगी 5। तो अब हमें पता चल रहा है कि ये सबसे पहले एंड हो रहा है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन हर बार अगर हम मान लो फिर 5 पे डिलीवर किया तो वापस इनको चेंज करेंगे तो वो बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो एक बार हमें पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम से कम है, तो ऑब्वियसली अब वो हमेशा कम ही रहेगा क्योंकि मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम बढ़ने वाला है। तो हम सिर्फ उसका एंडिंग पॉइंट डाल देंगे Q2 में, जिससे कि जैसे कि इसका एंडिंग पॉइंट 5 है, इसका एंडिंग पॉइंट 6 है, इसका एंडिंग पॉइंट 7 है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे मिलेगी, इसे। लेकिन Q2 में वही होंगे जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम से लेस देन इक्वल टू हो। ठीक है, ओके। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी n है, n ऑर्डर्स, ये Q1 और Q2 जो है वो मीन प्रायोरिटी क्यू है। ठीक है, Q1 में हम पेयर स्टोर कर रहे हैं स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम के फॉर्म में, और Q2 जो है उसमें हम सिर्फ एंडिंग टाइम स्टोर कर रहे हैं। क्यों, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर i इक्वल टू 0 to n-1 Q1 डॉट पुश, Q1 में क्या पुश कर देंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब सबसे पहले मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम हम क्या रखेंगे, Q1 का जो सबसे टॉप एलिमेंट होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो इनिशियली मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम जो है उसको हम क्या रख देंगे, Q1 डॉट टॉप। ठीक है, ये हमने रख दिया डॉट फर्स्ट क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है कि जब तक Q1 और Q2 दोनों एम्प्टी नहीं हो जाते, वाइल Q1 डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स और Q2 डॉट एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ये दोनों में से एक भी है। तो सबसे पहले तो Q2 में मैंने क्या बोला था, हम सिर्फ उन रेंजेस का एंड पॉइंट स्टोर करेंगे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम से कम है, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम उनके स्टार्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर चुका है। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम जो है, मतलब जस्ट उसके बाद ही हम डिलीवर कर सकते हैं, आगे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें जो भी एंडिंग टाइम हो वो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम से कम हो। फॉर एग्जाम्पल कोई है 3 4 5 6 और मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम एट प्रेजेंट है 7। ठीक है, तो Q2 में एक ये जो रेंज है वो स्टोर्ड है, जब मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम 3 हो गया था तब हमने स्टोर कर दी थी। ठीक है, तो हमने 6 Q2 में रखा था। अब 3 पे भी एक डिलीवर हो गया ऑर्डर, 4 पे भी हो गया, 5 पे भी हो गया, 6 पे भी हो गया। अब मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम जो है ऑर्डर डिलीवरी का वो 7 है। तो अब ये तो यूजलेस हो गया, तो सबसे पहले हमें इस तरह के सारे एलिमेंट्स Q2 में से निकालने पड़ेंगे। सो वाइल Q2 डॉट एम्प्टी इक्वल्स टू फॉल्स इफ Q2 डॉट टॉप इज लेस देन मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम, तो क्या करना पड़ेगा, Q2 डॉट पॉप। ठीक है, एल्स ब्रेक, क्योंकि अगर वो बड़ा है तो उसके बाद वाले एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली बड़े होंगे क्योंकि मिनिमम मीन प्रायोरिटी क्यू है। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब Q1 में जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ऑर्डर है जिन पे प्रोसेस करना बाकी है, क्योंकि हम सिर्फ Q2 में से ही ऑर्डर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो देख रहे हैं। तो Q1 में से जितने भी ऐसे अभी है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड है उनको Q2 में ट्रांसफर करो। सो वाइल Q1 डॉट एम्प्टी इक्वल्स टू फॉल्स, जब तक Q1 एम्प्टी नहीं है, इफ Q1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, सबसे पहला एलिमेंट मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम, तो हमें क्या करना है कि इसको Q2 में पुश करना है। तो Q2 डॉट पुश इसका एंड टाइम, क्योंकि जितने भी रेंजेस ऐसी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम से कम है, अब सिर्फ उनका एंडिंग टाइम ही मैटर करता है, वो हमने देखा था कंसेप्ट में। तो Q2 डॉट पुश Q1 डॉट टॉप
डॉट सेकेंड। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब या तो फिर अगर नहीं है तो क्या कर देंगे, हम सिंपली ब्रेक कर देंगे और यहाँ पे Q1 डॉट पॉप भी करना पड़ेगा, वरना TLE दे देगा। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब Q2 में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनमें से हमें देखना है कि हम डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं, तो आंसर में प्रिंट करना है। अब Q2 में जितने भी ऐसे एलिमेंट थे जिनका एंडिंग टाइम जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड से कम था, मतलब कि वो ऑलरेडी पीछे छूट गई है, उनको तो हमने निकाल दिया। मतलब अब अगर Q2 एम्प्टी है तो इसका मतलब एट प्रेजेंट कोई भी ऐसे ऑर्डर नहीं है जो हम डिलीवर कर सकते हैं। तो इफ Q2 डॉट एम्प्टी इक्वल्स टू ट्रू, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम है उसको अभी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि Q2 तो एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं होता तो हम मिनिमम रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे डिलीवर करते ऑर्डर और मिनिमम रिक्वायर्ड को प्लस प्लस करते, लेकिन नहीं है। तो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम अब क्या होगा, Q1 में जो टॉप एलिमेंट होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट, सो मिनिमम रिक्वायर्ड एलिमेंट इक्वल टू Q1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। ठीक है, अब ये हो गया। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट बार जब हम यहाँ पे आएंगे तो Q1 में से यहाँ पे Q1 में से Q2 में पुश होता जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट, क्योंकि मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम चेंज हो गया है तो ये कंडीशन अब ट्रू होने लगेगी। तो एक तो हमें ये करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, व्हाइल लूप में वापस चालू हो जाएंगे यहाँ पे वापस। अगर ये एम्प्टी नहीं है मतलब कि हम ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, Q2 डॉट पॉप आंसर प्लस प्लस और मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम नाउ टू डिलीवर ऑर्डर, उसको भी प्लस प्लस करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि ये एक और बार कब एम्प्टी हो सकती है, मान लो एक है जिसकी रेंज है 1 से 2, दूसरा है 3 to 4, तो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम इनिशियली 1 होगा तो वो Q2 में चला जाएगा। ठीक है, तो Q2 में हम डिलीवरी कर देंगे। अब मतलब कि Q2 जो है उसमें एंडिंग टाइम 2 आ गया। ठीक है, और मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम इनिशियली 1 था। इनिशियली क्या है मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम, Q1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो। अब इसको हम डिलीवर करेंगे और Q2 में से निकाल देंगे। तो अब जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1 था, 1 पे हमने डिलीवरी कर दी तो प्लस प्लस, तो अब हो गया 2। ठीक है, तो अब Q में ये एलिमेंट जाएगा, Q2 में नहीं जाएगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम से ज़्यादा है, तो ये कंडीशन सही होगी। तो अब क्या होगा, मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम नया जो एलिमेंट जो Q1 में टॉप होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये एग्जांपल बताया। अब Q2 में वापस ये वाला चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि मैंने सब लिख दिया है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कहीं बचा है तो कमेंट्स में कोड प्रोवाइड किया है तो उसमें आपको लाइन बाय लाइन सही मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो Q1 और Q2 में दोनों में जो एलिमेंट्स है वो मैक्सिमम एक बार जा रहे हैं। ठीक है, एक ही एलिमेंट Q1 में रिपीट नहीं हो रहा, ना ही Q2 में रिपीट होगा, क्योंकि एक बार Q2 से निकल गया तो निकल गया, एक बार Q1 से निकल गया तो निकल गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n log n और 2 टाइम्स, बिकॉज 2 Q है, सो बेसिकली O ऑफ n log n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू O ऑफ n log n, क्योंकि Q में एलिमेंट एंटर करना है वो log n टाइम लेगा। और हमें आई थिंक कंस्ट्रेंट्स में दिया गया है, मैंने रब कर दिया कि समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस, समेशन ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस इज लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵। तो ये इजीली गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।